आपको अपनी पहली रचना याद होगी, कविता, निबंध, कहानी, क्या लिखा था? मेरे लेखन की जो शुरुआत हुई थी वो विद्यार्थी जीवन से ही हो गई थी। यानी बहुत छोटा सा था मैं, 9वीं कक्षा में पढ़ता था और रतलाम जिले के एक छोटे से ग्राम आलोट में मेरा बाल्यकाल पूरा बीता था। तो रतलाम से उन दिनों एक अखबार का प्रकाशन हुआ करता था और नथमल जी उपाध्याय एक बहुत प्रसिद्ध अधिवक्ता थे, वो उसके संपादक होते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कोई बात आती है तो उसको लिखना चाहिए। तब तक लेखन को लेकर के मेरे मन में स्पष्टता नहीं थी कि क्या लिखना, कैसा लिखना। तो अनायास उस समय ऐसा हुआ कि तुलसी जर्दा, वो युग ऐसा था, आपको भी ध्यान में होगा, हालांकि हम सब लोग व्यसनी नहीं है, लेकिन जर्दे पहले लोहे के डिब्बे में आया करते थे और वो पाउच युग की शुरुआत थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि तुलसी जर्दा जो है वो एक पाउच में आया और उस पर तुलसीदास जी का चित्र, रामचरितमानस लिखते हुए या शायद पढ़ते हुए ऐसा एक चित्र था। जब उस पाउच के माध्यम से तुलसीदास जी और मानस को ऐसा सड़कों पर पड़े हुए या कहीं गटर में पड़े हुए देखता था तो मन बहुत उद्वेलित होता था। और उस समय मैंने पहली बार एक कहना चाहिए पत्र संपादक के नाम जैसा लिखा था, लेकिन वो पत्र संपादक के नाम इतना दीर्घ हो गया कि उन्होंने उसको एक आलेख के रूप में छापा था। तो वो मेरा पहला आलेख था और उन्होंने कहा कि इसकी तो भाषा बहुत अच्छी हुई है, बहुत सधी हुई है। और चूंकि उस समय के व्यवस्था तंत्र के विरुद्ध मैंने बात की थी और सरकार को सीधे सीधे इसके लिए जवाबदेह ठहराया था, तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कुछ और लिखिए। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा था कि ये तो पत्र संपादक के नाम सोच कर लिखा था, अब ये सोच कर लिखिए कि मुझे आलेख लिखना है। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दूसरा जो आलेख मेरे जीवन का था वो था इतिहास के पृष्ठों के सच्चे हकदार। उसमें मैंने क्रांतिकारियों को लेकर के लिखा था। वो भी मेरे मन की एक टीस थी कि हम लोग लगातार पाठ्यक्रमों में जिनको स्वतंत्रता संग्राम के लिए पढ़ते आ रहे हैं या जिनका योगदान मान करके हम कहते हैं कि इन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाया, तो मन में एक टीस होती थी कि हम सावरकर को याद नहीं करते, हम ऐसे महापुरुषों को बिल्कुल स्मरण नहीं करते जिन्होंने सचमुच अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। और जिन लोगों ने एक लाठी नहीं खाई, जो लोग मखमली कालीन पर चल करके और सुविधाजनक जेल भोगते रहे, उन सबको हमने महान बना दिया। तो उस विषय को लेकर के एक आलेख लिखा था। तो वो मेरे जीवन के पहले, यानी कहना चाहिए पत्र शैली में और निबंध शैली में मेरी दो रचनाएं, ये एकदम शुरुआती रचनाएं थी और मुझे याद भी रहती है वो हमेशा। वर्तमान में आप जिस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वहाँ से भाषा और साहित्य को जन जन तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व आप पर है। तो भाषा के इस मूल तत्व को पकड़कर ही हम चर्चा को आगे ले जाते हैं। आपकी पुस्तक पाती बिटिया के नाम में एक चिट्ठी का शीर्षक है देवभाषा संस्कृत, और संस्कृत से ही हम हिंदी की उपज मानते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि संस्कृत किन संदर्भों में देवभाषा है, अपने भाषाई गुणों के कारण या एक साधन संपन्न उन्नत वर्ग देवताओं की भाषा होने के कारण? वास्तव में देवभाषा संस्कृत इस शब्द युग्म का जब हम उपयोग करते हैं तो पहली धारणा तो अपने पुरखों के द्वारा दी हुई यही ध्यान में आती है कि ये चूँकि देवों की भाषा रही। अब मूल प्रश्न यही आता है कि जैसे हम लोग कई बार सहज रूप से दर्शन की बात करते हुए कहते हैं कि 33 कोटि देवता, तो उसको आजकल अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हुए हमने कहा कि संभवतः वो युग ऐसा रहा होगा कि उस समय हमारे देश की जनसंख्या 33 कोटि रही होगी और इसलिए ऐसा मान लिया गया होगा कि प्रत्येक मनुष्य में देवत्व होता है। लेकिन भाषा तो मुझे ऐसा लगता है कि सीधे सीधे, चूंकि आप और मैं पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, तो हम लोग कहते हैं कि विचारों के संप्रेषण का माध्यम भाषा होती है। तो चाहे देवताओं का युग रहा हो या उसके बाद वैदिक काल रहा हो, चूँकि ये एक संधि काल रहा था, तो इन सभी युगों में जिस भाषा का उपयोग होता रहा वह मूलतः संस्कृत थी। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको देव भाषा कहना, इन्हें भाषाओं में भी, भाषा परिवार में, चाहे वो विश्व भर का भाषा परिवार हो, मुझे लगता है कि एक देवतुल्य भाषा जिसको कहा जा सकता है। सामान्यतः भारतीय दर्शन में हम लोगों ने देव किसको माना है, तो देव वो होता है जिसमें सामान्य मनुष्य में पाए जाने वाले दुर्गुणों का अभाव होता है। हम कहते हैं ना कि मनुष्य क्या है, तो एक किसी बहुत अच्छे दार्शनिक ने कहा था कि मनुष्य उठा हुआ पशु है या गिरा हुआ देवता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम मध्य श्रेणी के लोग हैं, हमसे निम्न श्रेणी में पशु होते हैं, हमसे उच्च श्रेणी में सीधे देवता आते हैं। तो जब मनुष्य जिस भाषा को उपयोग करके देवत्व की प्राप्ति कर सकता है, जहाँ से जीवन मूल्यों की प्राप्ति करता है, और ये जो सारे विश्व की भाषाएं उस भाषा परिवार में, वो देवतुल्य भाषा इसलिए भी है कि उसमें कोई दोष नहीं है। यानी मुझे आज तक स्मरण में नहीं आता है, यानी केवल मैं अंग्रेजी की बात अगर करूँगा तो शायद ऐसा लगे कि हम लोगों का मानस ऐसा है कि हम विदेशी भाषा के प्रति द्वेष भाव रखते हैं।
लेकिन आप कभी स्मरण करके देखिएगा कि जैसे श्रद्धेय ओक साहब की एक पुस्तक है हास्यास्पद आंग्ल भाषा, ऐसा कभी हमने एक भी पुस्तक या एक लेख कभी पढ़ा है क्या कि हास्यास्पद संस्कृत भाषा, उसके व्याकरण को लेकर के, उसके शाब्दिक विन्यास को लेकर के, या शब्दों के उत्स को लेकर के। अंग्रेजी में जितने प्रकार के भ्रम हैं, अरबी फारसी में जितने प्रकार के भ्रम हैं, जितने प्रकार के अर्थ विपर्य होते हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है हिंदी भी उतनी ज़्यादा मानक और आदर्श नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को हम अगर मनुष्यों की भाषा कहें तो संस्कृत देवों की भाषा इसलिए भी है कि वह दोष रहित भाषा है। तो दोनों ही कारणों से मुझे लगता है कि इसको देव भाषा मानना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा जो मेरा चिंतन है वो ये है कि संस्कृत को दरअसल देव भाषा कह देने के कारण से हम लोगों के मन में एक भ्रांति ये आ गई कि संस्कृत किसी, जैसे आपने भी एक शब्द प्रयोग किया था कि उस युग का तथाकथित अभिजात्य वर्ग जिस भाषा को उपयोग करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जनसामान्य की भाषा है। आपको मैं एकदम ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, मैं किसी देवयुग की बात नहीं कर रहा, न मैं किसी देवताओं की भाषा की या भारतीय संस्कृत वाङ्मय की चर्चा नहीं कर रहा। अपना राजगढ़ जिला है मध्य प्रदेश का, और राजगढ़ जिले का एक झीरी ग्राम है। झीरी ग्राम की विशेषता ये है कि वो पहला संस्कृत ग्राम बना अपने यहाँ का, और संस्कृत ग्राम बना तो उसकी विशेषता ये थी कि उस ग्राम में रहने वाले, बहुत छोटा सा गांव है, एकदम ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि का ग्राम जिसको कहते हैं, विशुद्ध किसान लोग रहते हैं। और इतना ही नहीं तो उस ग्राम की लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या जिसको हम निरक्षर कहते हैं, अनपढ़, उस प्रकार की। उन लोगों ने तय किया, वहाँ पर एक व्यक्ति समाज सेवा का कार्य करते थे एक संगठन के माध्यम से, और उस संगठन ने तय किया कि हम इस ग्राम को आदर्श ग्राम बनाएंगे। तो उसकी पहली शर्त क्या, तो कहा कि हम सब लोगों की भाषा जो है वो संस्कृत होना चाहिए। आश्चर्य की बात यह कि उस ग्राम ने तय किया और उस संस्कृत में बोलना प्रारंभ किया, और संस्कृत इतनी अच्छी उन लोगों ने अपनी तैयार कर ली कि गड़रिया हो, बकरी चराने वाला हो, गाय बैल चराने वाला हो, किसान हो, हर व्यक्ति, किराने का व्यापारी हो, सब कोई संस्कृत में बोलते थे। यहाँ तक कि गृहिणियाँ भी, जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जो जीवन में कभी विद्यालय नहीं गई, वो सब भी संस्कृत में बोलती थी। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उस समय केंद्र में सरकार जो थी वो इस बात की वैचारिक रूप से विरोधी थी कि ये कौन मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि संस्कृत ग्राम घोषित हो गया और संस्कृत में सब लोग बोलने लगे। ऐसा होता है कि संस्कृत का तो ज्ञान प्राप्त करना वो तो बड़ा कठिन होता है, व्याकरण कठिन होता है। तो उस समय के जो HRD के जो मंत्री हुआ करते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, मैं अभी नाम किसी का नहीं ले रहा, उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी थे जो कि भारत के जाने माने विद्वान थे। उनकी दिल्ली से विशेष व्यवस्था की, वायुयान से एक टैक्सी की, कार की व्यवस्था की, भोपाल आकर के उनको राजगढ़ झीरी भेजा। उनको ये लक्ष्य देकर के भेजा कि आपको ये झूठ सिद्ध करना है कि वो गांव संस्कृत ग्राम हो चुका है, पूरी तरीके से संस्कृत बोलता है। वो कुलपति जी गए, ग्राम जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर एक फटी हुई फ्रॉक पहन करके एक छोटी सी बच्ची, बमुश्किल उसकी अवस्था 7 वर्ष की थी, वो बकरियाँ चरा रही थी। तो कुलपति जी ने रास्ता पूछने के लिए अपनी खिड़की का कांच नीचे उतारा और विशुद्ध संस्कृत में उस बच्ची से एक प्रश्न किया। उस गांव तक जाने का रास्ता पूछने के लिए उन्होंने कुछ हिंट्स लिया था। उस बच्ची ने विशुद्ध संस्कृत में उनको न केवल उत्तर दिया बल्कि धीरे से कहा कि महाशय, कृपा करके आपके प्रश्न में आपने जिस शब्द को प्रयोग किया उसको सुधारिए, इसकी विभक्ति ठीक नहीं है। और उसके बाद वो कुलपति जी ने ड्राइवर को तुरंत कहा कि तुम गाड़ी पलटाओ और यहाँ से वापस जाना है मुझे। वो घबरा गए और जाकर के उन्होंने मंत्री जी से कहा कि कृपा करके अगर ये गांव है तो मैं कभी एक बार उस गांव में अकेले जाना चाहूँगा, अपने संसाधनों से जाऊँगा, लेकिन जो लक्ष्य देकर आपने भेजा था उस लक्ष्य को लेकर के मैं नहीं जाऊँगा। प्रसंग गौरवशाली है, वो ग्राम आज भी है। यूट्यूब पर नई पीढ़ी के लोग झीरी ग्राम या संस्कृत ग्राम नाम से उसको सर्च करके देख सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जिसको हम अभिजात्य वर्ग की भाषा कहते हैं उसको झीरी ग्राम के लोगों ने सामान्य जन की भाषा बनाया। ये इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने इसको बोलचाल की भाषा बना। हम पत्रकारिता में और कहते क्या है, भाषा वो होती है जो ठीक ढंग से सामने वाले व्यक्ति तक संप्रेषित हो जाए, उसके लिए ग्राह्य हो। यदि सब लोगों के लिए वो भाषा ग्राह्य हो जाती है तो फिर संस्कृत कठिन नहीं रह जाती, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए देव भाषा होते हुए भी वह जनभाषा भी है, इस बात को हम सब लोगों को बड़ी ईमानदारी से स्वीकारना चाहिए।